फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें स्टॉक्स तो परचेज करने हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, बट हम कैसे करें क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत महंगे हैं। कैसे लें? मिनिमम एक शेयर भी लेना पड़ेगा, पर बहुत महंगा शेयर है। एक ही शेयर 2,000 रुपये का है, 3,000 रुपये का है, 5,000 रुपये का है। और यूजुअली जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, एमएनसीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, उनके शेयर यूजुअली ये महंगे ही होते हैं। बी एट रिलायंस, बी एट HDFC बैंक, बी एट बजाज फाइनेंस, बी एट एशियन पेंट्स, सब 3,000, 5,000, 7,000 के शेयर्स हैं। प्लीज़ ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब अगर इन्वेस्टर्स को इनमें इन्वेस्ट करना है जिनके पास उतना कैपिटल ही नहीं है, वो क्या करें? अगर उनको सारे बैंकिंग स्टॉक्स लेने हैं, वो क्या करें? सारे निफ्टी स्टॉक्स लेने हैं, वो क्या करें? उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। आ जाओ, आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो एज वी डिस्कस्ड, अगर आपको ये सब स्टॉक्स लेने हैं, जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, या ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो महंगे हैं, उतना आपके पास कैपिटल ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? अब देखो, ये तो नहीं है कि आपको कोई डिस्काउंट पे दे देगा या आपको कोई स्टॉक फ्री में मिल जाएगा। पैसे तो भरने पड़ेंगे, बट एक तरीका होता है जिससे हम ओवरऑल बास्केट ऑफ स्टॉक्स खरीद सकते हैं। मतलब अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जिनको सर बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, एमएनसीज में ही करना है, लार्ज कैप्स में करना है, जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, उनके लिए तो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो है निफ्टी 50। अब वो इंडेक्स है, वो सारे 50 कंपनीज को इन्वर्ट करके रखता है, तो आपको सारी मिल जाएंगी। बट अब आप पूछोगे कि वो 50 कंपनी तो लेनी पड़ेंगी हमें। अभी हमने आपको कहा हम एक भी नहीं ले सकते, आप कह रहे हो 50 के 50 लो, तो वो तो हम कर नहीं पाएंगे। और उसका एक और इलाज है कि अब इंडेक्स के लिए ETFs आते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आप इंडेक्स को डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते। अगर आप निफ्टी 50 पे जाके डायरेक्टली बाय दबाओगे, आपका बाय वो नहीं होगा। आप उसकी डिलीवरी परचेज बिल्कुल नहीं कर सकते, ना किसी और इंडेक्स की कर सकते हो। वो पॉसिबल ही नहीं होता, अलाउड ही नहीं होता है। उसके लिए ही बने हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये फंड्स वो होते हैं जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, जस्ट लाइक स्टॉक्स। स्टॉक्स की तरह ये प्रोडक्ट होता है जो आप कभी भी ले बेच सकते हो, कितना भी ले बेच सकते हो, अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से। ये म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बनाए जाते हैं और ये किसी ना किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो अंडरलाइंग एसेट कोई ना कोई इंडेक्स होता है। मान लीजिए निफ्टी 20 नाम का एक ETF है, वो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है और निफ्टी 50 के जैसे ही रिटर्न देता है। तो जितना निफ्टी 50 बढ़ेगा उतना ये बढ़ जाएगा, जितना वो घटेगा उतना ये घट जाएगा। डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो इनका ट्रैकिंग एरर होता है। मतलब ट्रैक करने में थोड़ा तो एरर होता होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, रीबैलेंसिंग होती है, कुछ इनके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा होता है, वो सबके रिटर्न नहीं बन पाते, तो फिर थोड़ा ट्रैकिंग एरर आ जाता है। बट वो तो जायज़ है क्योंकि वो आपका पैसा मैनेज भी तो कर रहा है, वो आपको वो पूरे रेशियो में बना के भी तो दे रहा है स्टॉक्स को, तो आपको उतने हिसाब से रिटर्न मिलते रहेंगे। अब ये निफ्टी 20 कितने का है? आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये निफ्टी 20 सिर्फ 277 रुपीज़ का है। मतलब आप इसका एक यूनिट भी खरीद सकते हो। और अगर आपने एक यूनिट खरीद लिया, आपको वो 50 के 50 शेयर की एलोकेशन मिल गई। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको वो निफ्टी 50 की एग्जैक्ट पूरी बास्केट की एलोकेशन मिल गई। तो जितना पैसा उसने रिलायंस में एलोकेट किया निफ्टी ने, उतना ही उसने कर दिया। जितना HDFC बैंक में किया, उतना ही आपके पैसे में से कर दिया। तो आपके 277 रुपीज बट गए इन 50 स्टॉक्स में, इन द एग्जैक्ट सेम रेशियो जो निफ्टी 50 में है। तो इससे क्या हुआ? निफ्टी 50 के सेम रिटर्न आपको मिल जाएंगे। अब आपका तो 277 रुपीज है, पर रिटर्न तो परसेंटेज में सेम ही मिल रहा है ना। अगर आपको ज्यादा पैसा लगाना है, आप इसके 10 यूनिट ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, 10,000 ले लो, वो आपकी मर्जी है। बट जस्ट बिकॉज लोगों का कैपिटल कम होता है, इसीलिए ये सोल्यूशन है। बिकॉज काफी लोगों का कैपिटल 5,000 भी नहीं है, वो बहुत नॉर्मल बात है, नहीं होता लोगों का। मेरा भी एक टाइम पे नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में बहुत लोगों का नहीं होता। स्पेशली इंडिया में बहुत ऐसे नए लोग हैं, यंग हैं, जो अभी जॉब कर रहे हैं, मुश्किल है पैसे की, बट वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो वही खुद में बहुत अच्छी बात है। अगर कैपिटल कम भी है बट स्टार्ट कर रहे हो, उससे अच्छी कोई बात नहीं है। बट ये सोल्यूशन है। और ऐसे और भी सोल्यूशन है, क्योंकि ETF का काम ही ये है कि इंडेक्स को ट्रैक करे, इंडेक्स को खरीदने में मदद करे। तो वैसे ही बाकी इंडेक्स के भी ETFs होते हैं। अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप इंडेक्स का भी ETF है। मिड कैप में मिड कैप का भी ETF है। बैंकिंग का, अगर सिर्फ बैंकिंग में इन्वेस्ट करना है, तो बैंक 20 नाम का भी ETF आता है। वो सारे टॉप बैंक्स आपको एलोकेट कर देगा। तो आपके मानो निफ्टी 20 में 277 रुपीज लगे एक यूनिट लेने में, बट उस एक यूनिट के अंदर आपको थोड़े थोड़े चंक्स इन सब स्टॉक्स के मिल गए जो टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया है। मान लो रिलायंस है, HDFC बैंक है, स्टेट बैंक है, TCS है, इन्फोसिस है, भारतीय एयरटेल है। सारे स्टॉक्स के चंक्स में पैसे मिल गए जिस हिसाब से निफ्टी 50 में एलोकेशन हुई थी। मान लीजिए किसी स्टॉक में 10% एलोकेशन है निफ्टी की, तो आपके 277 रुपीज में से 27 रुपीज उस स्टॉक में चले जाएंगे। और ऐसे ही जितनी एलोकेशन है उतने बाकियों में चले जाएंगे। इससे क्या होगा? निफ्टी 50 जितना अगर बढ़ेगा या घटेगा, उतना ही आपका पोजीशन बढ़ेगी घटेगी, एंड उस हिसाब से आप प्रॉफिट या लॉस कर लोगे। बट इससे फायदा यह है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप पेशेंटली रुक सकते हो, तो सबको ये बात पता है कि इट्स वेरी मच लाइकली कि निफ्टी 50 अच्छा ही परफॉर्म करेगी, बिकॉज इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुमारो और नेक्स्ट मंथ और 6 मंथ और 1 ईयर।
मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। आज से 10-15 साल बाद, 20 साल बाद ग्रोथ कितनी होगी, अगर आप पेशेंट रहते हो तो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट काफी लोग करते हैं। और उसका ये सिंपल इलाज है करने का, क्योंकि आपके पास उतना कैपिटल नहीं है कि आप वो सारे स्टॉक इंडिविजुअली खरीद पाओ। तो अगर आप 2,000, 3,000, 5,000 से कम वाले कैपिटल वाले हो तो आप 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट भी इस ETF के डायरेक्टली खरीद सकते हो, और इससे आपको पूरी निफ्टी 50 की एलोकेशन मिल गई। यही काम मैंने जैसे बताया बैंकिंग के साथ कर सकते हो बाय बैंक बीज। मुझे एक्जैक्टली ध्यान नहीं है, और शायद बैंक बीज भी कुछ 400-500 रुपए का चल रहा है। तो बैंक बीज में भी आप 1 यूनिट खरीद के ये सारे बैंक्स की एलोकेशन ले सकते हो। अब 1 यूनिट का मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं कैपिटल कम लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनके पास कम कैपिटल है। ज्यादा है तो आप ज्यादा ले लो, वो आपकी मर्जी है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करना है, और ये कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है, प्लीज इसको रिकमेंडेशन मत मानना। निफ्टी बीज, बैंक बीज या कोई भी ETF है, मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता यहाँ से बढ़ेगा या घटेगा, बट ये सिर्फ प्रोडक्ट को समझने के लिए वीडियो है कि हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली छोटे कैपिटल वाले। अगेन, हर सेक्टर का इनफैक्ट ETF आता है, सिर्फ बैंकिंग का भी नहीं। ऑटो बीज भी है, IT बीज भी है, फार्मा बीज भी है। कोई सेक्टर पर्टिकुलरली पे आप बुलिश हो, उसका ETF ले लो, आपको उस सेक्टर की पूरी टॉप कंपनीज की एवरेज मिल जाएगी। ये एक और लोगों के लिए अच्छी बहुत बात है कि सिर्फ स्मॉल कैपिटल वाले लोगों के लिए काम नहीं करता। इनफैक्ट ऑल्सो बहुत बड़े कैपिटल वाले लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज कभी कभी वो एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बुलिश होते हैं, बहुत बुलिश होते हैं। कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे उनको ब्रेकआउट दिखता है, या कोई फंडामेंटल डेवलपमेंट दिखती है, या कुछ ना कुछ स्कोप होता है, तो वो बहुत बुलिश होते हैं। बट वो कंफ्यूज हो जाते हैं, या वो डिसाइड नहीं कर पाते, या वो इतना रिस्क नहीं लेना चाहते कि वो किसी पर्टिकुलर कंपनी में बैठ करें। बिकॉज मान लीजिए आप ऑटो में बुलिश हो, बट आप पर्टिकुलर कंपनी में बैठ नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको पता है कि यार कंपनी का तो आगे कुछ भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते। तो आप डायरेक्टली एक स्टॉक को पैसा नहीं लगाना चाहते, बट आपको पता है ऑटो सेक्टर अच्छा करेगा। निफ्टी ऑटो मतलब ऑटो 20 खरीद लिया, जो आपका ऑटो ETF है। और क्या, आपको हर कंपनी की एलोकेशन मिल गई जो टॉप ऑटो कंपनीज ऑफ इंडिया है। उससे क्या होगा, बहुत कम चांस है कि सारी कंपनी बर्बाद हो जाए। अगर सारी ऑटो कंपनी हिंदुस्तान की बर्बाद हो गई तो हिंदुस्तान ही बर्बाद हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आपके लिए रिस्क से बहुत कम हो गया। एक कंपनी में लगाते तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, बट बहुत बुरा भी कर सकती थी। बट जब 20-50 स्टॉक्स में फंड डिवाइड हो जाता है, वो भी टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया में, तो रिस्क बहुत कम हो जाता है, एंड वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, उतार चढ़ाव थोड़ा सा कम हो जाता है, जितना कि एक स्टॉक में होता। तो आप समझ रहे हो, ये ETFs बड़े लोग भी यूज करते हैं। काफी लोग इसमें SIP लगा लेते हैं, मतलब हर महीने सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते रहते हैं, और ETFs के यूनिट जोड़ते रहते हैं। क्योंकि तुमको पता है ये यूनिट्स हमारे बाद में काम आएंगे। यूनिट्स की वैल्यू अगर आज 100 रुपए है, 10 साल बाद हो सकता है 200 हो, और 10 साल तक मैं अगर हर महीने डालते रहता हूँ, मेरा यूनिट्स जुड़ते रहेंगे। तो लोग यूनिट्स को जोड़ते रहते हैं, ETFs इकट्ठे करते रहते हैं, बिकॉज उनको पता है ये सिंपलेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और ना इसमें कोई ज्यादा रिस्क है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट रहने के लिए रेडी हो तो ये है ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के आते हैं, अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हो कौन सा वाला को लेना है। कुछ पॉइंट जो ध्यान में रखने जरूरी है वो ये है कि ट्रैकिंग एरर होता है इसमें, जो मैंने बताया था कि ऑफ कोर्स इंडेक्स को आप एक तरीके से कॉपी कर रहे हो, या पूरे उसके सेम स्टॉक्स निकाल रहे हो, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो वो ट्रैकिंग एरर जो है, जितना कम हो उतना अच्छा है। जो उनकी कमीशन है या फीस है, जितनी कम हो उतनी अच्छी है। परफॉर्मेंस अच्छी हो उतनी अच्छी है। ट्रस्टवर्दी नाम हो उस फंड का, उतनी अच्छी बात है। तो ये सब चीजें देख लेना ETF लेने से पहले, बिकॉज निफ्टी के भी काफी ETFs है, मल्टीपल फंड्स के ETFs हैं। कौन सा वाला परचेस करना है आप देख सकते हो ये पॉइंट्स नोट डाउन करने के बाद। बट नाउ आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज मैंने काफी डिटेल में इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी, एंड इसमें इतना ही है। अगर आप ये भी समझ लोगे तो काफी है। बट जस्ट ध्यान रखना, इन्वेस्ट करने से पहले ये चीजें देख जरूर लेना। किसी के कहने पे इन्वेस्ट कभी ना करो, रिसर्च अपनी जरूर करो, बिकॉज आपका रिस्क प्रोफाइल अलग है, आपका एक्सपेक्टेशन अलग है, आपका गोल अलग है, आपके कंडीशन अलग है। किसी को आपके बारे में कुछ नहीं पता, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है कुछ नहीं पता। तो कोई और अगर आपको कुछ रेकमेंड कर रहा है, आप डायरेक्टली जाके ले लेते हो, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च यू कैन of course look into it before investing, but I've given you an idea what are ETFs and how can you invest in the top companies of India even with a smaller capital. I hope this helped. If it did, share it with your friends, subscribe to the channel, and do drop a like. I will see you guys in the next one.